नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। अभी ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, संसद में प्रधानमंत्री बोल रहे थे और राहुल गांधी का संदर्भ आते ही उन्होंने बालक बुद्धि कहकर उनको संबोधित किया था। बालक बुद्धि यानी कि आप भले ही नेता हो गए, भले ही आप 5 बार लोकसभा के चुनाव जीतकर आ गए, भले ही भारत की सबसे पुरानी पार्टी के आप सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन आप बालक बुद्धि हैं क्योंकि आप सोचते बालकों की तरह हैं। इस तरह का एक जो हमला था, जाहिर है बड़ा मनोवैज्ञानिक एक दबाव बनाने के लिए उस व्यक्ति पर था जो खुद को बहुत ही ज़्यादा मजबूत समझ रहा था, इस बात की वजह से कि चुनावी नतीजों ने उसे इस बार गिरता हुआ नहीं दिखाया था। जाहिर है इस बात का राहुल गांधी को इंतज़ार था कि वो जवाबी हमला कब करते हैं, और आज उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर, जहां चुनाव होने वाले हैं, राहुल गांधी 2 दिन की यात्रा पर थे। वहां शाम में पहुंचने के बाद कल उन्होंने अपने आप को कुछ इस तरह से पेश किया वहाँ के लोगों के सामने, जिसमें कि उनका एक बड़ा ही कॉन्फिडेंट, बेतकल्लुफ़, बेबाक अंदाज सामने आया। रेस्टोरेंट में जाना, आइसक्रीम खाना, लाल चौक के आसपास घूमना और ये सब वहाँ के लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाना और बहुत सी ऐसी बातें कहना साथ साथ लोगों के कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक नए आत्मविश्वास के साथ वहाँ पर इस बार गए हैं। वैसे जम्मू कश्मीर में वो जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा थी, जिस तरह से उन्होंने की थी, उस वक्त ही उन्होंने दिल जीता था बहुत से लोगों का। देश भर में बर्फ़ पड़ रहा था और उस तरह से जब वो प्रवेश कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, और बहुत लोगों ने कहा था कि पैदल मत चलिए, लेकिन वो पैदल गए थे। पर इन सब की आप जानते हैं कि परीक्षा होनी है, और वो परीक्षा है जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने साल 2019 में धारा 370 को जिस झटके से ख़त्म किया था, आपको याद होगा, बहुत आसान नहीं था ये सोचना कि इस झटके के साथ ख़त्म करके वहाँ चीज़ों को दुरुस्त रखा जा पाएगा, और उसको मैनेज किया, किसी तरह से मैनेज किया, और अपने आप को एक ऐसे पहरेदार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में स्थापित किया है कि वो सबसे बड़े पहरुआ हैं, रखवाले हैं। जहाँ तक सवाल है भारत के इस अहम हिस्से जम्मू कश्मीर का, वहाँ हर साल अमरनाथ यात्रा, हर साल लाखों की संख्या में माता वैष्णो देवी जाने वाले लोग, हर साल जितने भी वहाँ पर सिख श्राइन्स हैं, वहाँ जाने वाले हमारे सिख भाई, तमाम लोगों को ये एहसास, ये कॉन्फिडेंस, क्योंकि वहाँ पर भारतीय सेना मौजूद है। आज की तारीख में लाल चौक पर लोग जा रहे हैं, बहुत से लोग घूमने जा रहे हैं, श्रीनगर जा रहे हैं, जम्मू जा रहे हैं। हालांकि एक स्याह पक्ष भी सामने आया है, और जिस तरह से कुछ हिस्से हैं जम्मू कश्मीर के, जहाँ पर आप जानते हैं कि पीर पंजल का जो श्रीनगर साइड है, जो वैली साइड है, वहाँ पर भी अब जो हमले हैं वो हो रहे हैं, और श्रीनगर का जो, और पीर पांजल का पर्वतमाला का जो जम्मू साइड है, वहाँ पर भी हमले हो रहे हैं। पहले जम्मू साइड में नहीं होता था, और जो घाटी का साइड है, वैली का साइड है श्रीनगर की तरफ, उधर हमले होते थे, लेकिन अब तो दोनों तरफ हो रहे हैं। और ये एक चिंता की बात है, क्योंकि 4 जून के बाद से इन हमलों का सिलसिला रुका नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लिहाजा चुनाव तो होना ही था, और चुनाव होने जा रहा है, और उसके एक कैंपेन के तौर पर राहुल गांधी की यात्रा थी। एक नए अंदाज में कैंपेन करने वाले राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बात कही है जिसको लेकर ज़बरदस्त चर्चा है। उन्होंने पलटवार किया है आज। बालक बुद्धि वाली लाइन
संभवतः उनके दिमाग में रही होगी। तो उन्होंने आज अपने वर्कर्स को संबोधित करते हुए, दरअसल वहाँ पर जितने कांग्रेसी हैं वो इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे कि राहुल गांधी की इस यात्रा में होने क्या वाला है। और आप जानते हैं कि वहाँ पर कुछ इंडिया बनाने की कोशिश की है, इंडिया गठबंधन। हालांकि वो पूर्ण रूप से उस तरह से तो बनकर सामने नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस अकेले नहीं लड़ेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लड़ेगी। और पीडीपी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो है, उसके बारे में भी जब फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया तो उन्होंने कहा दरवाजे सबके लिए खुले हैं, चुनाव तो होने दीजिए। मतलब कि एक गठबंधन वहाँ पर सभी दलों का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसको तैयार करने की एक कोशिश राहुल गांधी की, और उस कोशिश के फलस्वरूप आज की तारीख में मात्र कुछ घंटों की यात्रा में एक मजबूत गठबंधन जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने तैयार कर दिया। और अब जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों की घोषणा होनी है। सभी संभावित वर्कर्स, उम्मीदवार जितने भी वहाँ पर थे खड़े, उनको आत्मविश्वास दिलाने के लिए राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो कहा वो अपने आप में अहम है। राहुल गांधी ने श्रीनगर में अपने सहयोगियों को, अपने साथी वर्कर्स को, बहुत से लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो सब मौजूद थे। उन्होंने उस वक्त कहा, इंडिया ने, हमने, हमारे अलायंस ने प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास तोड़ दिया। ये इतनी डेफिनेटिव तरीके से और इतने बिना लाग लपेट के चुपचाप कह दी गई बात थी जिसकी कल्पना बहुत आसानी से नहीं की जा सकती थी, लेकिन जाहिर है राहुल गांधी सोच कर गए होंगे। उन्होंने कहा, मैं संसद में होता हूं, मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देखता हूं, वो पहले सीना तान कर चला करते थे और आजकल वो सीना तान कर नहीं चल पा रहे हैं। उनका चेहरा मैं देख रहा हूं, वो उस तरह का नहीं रह गया, उनका आत्मविश्वास डोल गया है। हमने मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्हें तोड़ दिया है। सोचिए ये किसकी बात हो रही है? देश के ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में जो तीसरी दफा कुर्सी पर है, और तीसरी दफा जब वो कुर्सी पर है तो जाहिर है कि बहुत अंतर है वो शुरुआती 10 सालों में और तीसरे दफे में। और यही उसी अंतर के आधार पर राहुल गांधी जो बोल पा रहे हैं वो बोल पा रहे हैं। कुर्सी मिल गई प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी दफे भी, लेकिन वो रुतबा क्या मिस हो रहा है, वो हनक क्या जाती रही है, वो इकबाल क्या इस बार नहीं है सरकार का। और क्या यही वजह है कि राहुल गांधी, जिनकी 100 सीटें भी नहीं आई, 99 सीटें ही आई, और 3 बार में वो 100 का आंकड़ा प्राप्त नहीं कर पाए, बावजूद इसके इस बार जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर के चुनाव कैंपेन की शुरुआत की। उन्होंने कहा, हमने आत्मविश्वास प्रधानमंत्री का तोड़ दिया। साइकोलॉजिकली इंडिया गठबंधन, वर्कर्स जो कांग्रेस के और तमाम विपक्ष के हैं, उन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तोड़ दिया। ये अपने आप में एक ऐसी बात है जो कैंपेन की लाइन हो सकती है, पर कहीं ना कहीं इसके मर्म में अगर आप जाएं तो आप पाएंगे कि आखिर इस तरह की लाइनें, जाहिर है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं राहुल गांधी, तो इसी तरह की बातें वो सोचेंगे, पर आई कहाँ से होंगी। देखिए, इस बात को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है कि 400 पार का जो नारा था, उस 400 पार के नारे ने देश में एक बड़े वर्ग को ये सोचने पर मजबूर किया था कि शायद 400 आ जाए, शायद 400 न आए तो थोड़ा कम ही सही, लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पिछली बार की अपेक्षा रहेगी और भी ज़्यादा। पिछली बार 303 थे, उसके पहले साल 2014 में 282, तो इस बार तो और आगे जाना ही जाना है। बहुत से लोग इस बात को मानने लगे थे कि इस बार हो सकता है कि 414 जो राजीव गांधी का आंकड़ा था वो पार हो जाएगा। प्रधानमंत्री की खुद इस बात को
कहते नहीं थकते थे और उन्होंने खुद ये ऐलान किया था कि भारतीय जनता पार्टी को 370, और 370 का आंकड़ा कहाँ से आया था आपको भी याद होगा। वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 को ख़त्म करने के उनके मजबूत कदम से उपजा हुआ आत्मविश्वास था, जिसने उन्हें 370 का फिगर दिया था। उन्होंने कहा था 30 सीटें सहयोगियों के लिए, 400 पार अब की बार। और ये बातें राहुल गांधी कहाँ से कह रहे हैं? उसी जम्मू कश्मीर से, जहां पर 370 हटाने के बाद 370 सीटों का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था। वहीं उसी जमीन पर खड़े होकर के राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमने साइकोलॉजिकली उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री का तोड़ दिया है। प्रश्न ये है कि क्या ये जो शब्द कहे जा रहे हैं इसमें कुछ सच्चाई है, आंशिक ही सही? क्या कुछ ऐसी बातें हो रही हैं सियासी तौर पर जिसकी वजह से राहुल गांधी इस तरह के कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं? क्योंकि देखिए, झूठ कोई बोल नहीं सकता, ये पब्लिक है, सब जानती है, और अगर झूठ बोलेंगे तो नुकसान होगा। लिहाजा कुछ ऐसी ही बात बोलनी पड़ती है हमारे नेतागण को जिसका विश्वास सामने खड़ी जनता कर पाए। लिहाजा राहुल गांधी अगर इस विश्वास के साथ कुछ कह रहे हैं तो जाहिर है कि वो विश्वसनीयता, वो आत्मविश्वास उनके भीतर है कि जनता स्वीकार कर लेगी। और जनता स्वीकार कर रही है क्या? अगर जनता स्वीकार नहीं करती तो जाहिर है कि राहुल गांधी के मुंह से ये बातें भी नहीं निकलती। अगर आंकड़ा 370 का होता तो राहुल गांधी के मुंह से ये बातें नहीं निकलती। आंकड़ा अगर 270 का भी होता, 272 का होता, तो भी शायद राहुल गांधी सोचते, लेकिन आंकड़ा है 240 का। और शायद यही वजह है कि आज राहुल गांधी को इतना आत्मविश्वास मिला, जिसकी वजह से उन्होंने जो कहना था वो बात कह दी। और इस बात के साथ ऐलान भी किया कि हम जीतेंगे और देखेंगे कि किस तरह से पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिलता है। अपने साथ वो मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल, जो कि संगठन महासचिव हैं कांग्रेस के, वो सब थे उनके साथ। और उन्होंने कहा ये हमारे जनरल हैं और आप हमारे सिपाही। हर वर्कर एक सिपाही है और मैं आपका सिपाही दिल्ली में हूँ। उन्होंने कश्मीर वालों को कहा, मैं देखता हूँ संसद में कि कैसे वो अपनी बिलें पास करवा लेते हैं, इनकी बिल हम पास नहीं होने देंगे। इस तरह का विश्वास उन्होंने जताया और सरकार को लगातार घेरा जाएगा, ये संकल्प जो हमें इस वक्त मानसून सत्र में दिखाई पड़ा था, यही सामान्य तौर पर व्यवहार रहेगा कांग्रेस का, ये भी जता दिया कश्मीर में, जब उन्होंने कहा कि हम इनकी बिल पास नहीं होने देंगे। आज गजब का संयोग था, वक्फ बिल पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक थी। बिल जो कि पहला बिल था मोदी 3.0 की सरकार का पहला बिल, और उसे जाना पड़ा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। इतने आंकड़े नहीं थे कि बिल पेश किया और पास किया जैसे पहले हुआ करता था। सहयोगियों ने कहा कि जेपीसी में भेज दीजिए और जेपीसी में वो चला गया। ऊपर से सहयोगी समर्थन कर रहे थे, अंदर खाने ये बात प्रेस में आ गई कि उनकी असहजता थी इस बिल को लेकर, जिसने मजबूर किया सरकार को कि वो इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजे। जब राहुल गांधी आज श्रीनगर में थे, उसी वक्त दिल्ली में वक्फ बोर्ड वाली बिल की बैठक चल रही थी जेपीसी की संसद में, और बहुत से सांसदों ने जो इनका विरोध कर रहे थे बड़े मुखर थे और कह रहे थे कि किसी हालत में पास नहीं होने दिया जाएगा। और आपको बताना ये भी ज़रूरी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसने भी आज दावा किया। उसने कहा है हमारी बात नीतीश कुमार से हो गई है, हमारी बात चंद्रबाबू नायडू से हो गई है। नीतीश और नायडू दोनों ने हमें कहा है कि हम आपकी चिंताएं समझते हैं, मुस्लिम समाज की चिंताएं समझते हैं, हम ये बिल पास होने में सरकार की मदद नहीं करेंगे। ये दावा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का।
होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन ये बात आज की तारीख में कही जा रही है। ऐसे में जबकि संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि सब कुछ सही रहा, तो शीत सत्र यानी कि विंटर सेशन जो दिसंबर में होगा, नवंबर में शुरू हो सकता है, उसमें ये बिल लाया जाता। लेकिन देखिए क्या विश्वास है। राहुल गांधी कहते हैं इनकी बिल हम पास नहीं होने देंगे, इनकी बिल वो भी पास नहीं होने देंगे। और भी नई नई बातें जो सामने आई हैं, चाहे वो लैटरल एंट्री से जुड़ी हुई बात हो या दूसरी, सब में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो सहयोगी हैं सरकार के, वो भी विपक्ष को आत्मविश्वास दे रहे हैं। तभी तो एक जीत की छोटी सी आहट ही तो आई है कांग्रेस को। वो 52-54 सीटों से 99 तक ही तो पहुंचे हैं। 272 का फासला तो बहुत दूर है, लेकिन ये विश्वास जो आया है वो इस तरह से आया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद करने में पूरे विपक्ष को राहुल गांधी सफल हो गए हैं और बहुत आसानी से वो ज़मीन छोड़ रहे हैं उनके लिए जो उनका सहयोगी बनना चाहते हैं। और इसी तरह से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वहाँ पर एक तरह से खुला दरवाज़ा किया ताकि आप आएँ, हमारे साथ जुड़िए, हमारी ताकत का फ़ायदा उठाइए, अपनी ताकत से हमें लाभ पहुँचाइए। और यही सिलसिला सियासत का जो शुरू हुआ है, इसने 1-to-1 फाइट में पूरे देश की राजनीति को बदल दिया है। 1-to-1 फाइट, जिस तरह से जनता भी वोट कर रही है, उसी मिजाज में तीसरी ताकत के लिए उसने जगह ख़त्म कर दी है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो 1-to-1 की फाइट है, अगर त्रिकोणीय संघर्ष नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को लगातार नुकसान हुआ है और आगे भी हो सकता है। त्रिकोणीय संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा लाभ का सौदा होता है जहाँ तक सवाल इलेक्शंस का है। तो जगह छोड़ी गई नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, जगह छोड़ी जा सकती है पीडीपी के लिए, और इस तरह से एक असंभव से दिखने वाले गठबंधन तैयार हो रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव के साथ जाएगी कांग्रेस, कौन जानता था, लेकिन गई। और इसी तरह से वो जो नतीजे आए हैं, जिसमें कि पूरा विपक्षी अलायंस, इंडिया अलायंस, वो करीब करीब उतने ही सीट लाने में सफल हो गया जितना कि भारतीय जनता पार्टी। तो ये बात अपने आप में कहती है कि कहीं ना कहीं वो जो गणित चला गया था कांग्रेस के द्वारा, सबको जोड़ने वाली बात, वो सफल हुई है। और शायद वही आत्मविश्वास है जो राहुल के शब्दों में आज श्रीनगर में टपक रहा था। पर बड़ा प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी इससे डील कैसे करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए आखिर ब्रांड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशाल पर्सनालिटी के ऊपर अगर कहीं कोई दरार दिखाई पड़ जाती है तो सब चीज़ें एक बारगी ढहती सी चली जाएंगी। ये भी सब जानते हैं। उनका आत्मविश्वास, उनकी अपनी पहचान और जिस तरह से वोटों को ट्रांसलेट कराने में वो सफल होते हैं लोकसभा चुनाव में, वो भी सबों ने देखा। हालांकि इस बार वो जादू थोड़ा मंदा रहा, फीका रहा, लेकिन फिर भी अपने तीसरे टर्म में 240 सीटें लेकर के आना आसान भी नहीं है। किसी भी प्रधानमंत्री ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। बावजूद इसके 63 लोग उनकी जमात से चले गए और 40-42 लोग राहुल गांधी की जमात में आकर जुड़ गए। और शायद ये कॉन्फिडेंस किसी के चले जाने का और किसी के आके जुड़ जाने का जो होता है, वो आज की तारीख में सियासत का सबसे अहम सवाल बन गया है। चाहे चुनाव जम्मू कश्मीर में हो, चुनाव चाहे वो हरियाणा में हो, और आने वाले दिनों में झारखंड और महाराष्ट्र में हो, हर जगह आपको ये बात दिखाई पड़ेगी कि किस तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बना रहे हैं। कैसे बात 1-on-1 हो गई है, जहां पर एक दूसरे के खिलाफ दो व्यक्ति खड़े हैं। एक जिसे बहुत ज़्यादा तरह तरह के नाम बुला करके उसकी पर्सनालिटी को तोड़ने की कोशिश की गई, वहीं दूसरी तरफ जो कि कभी महामानव की तरह नज़र आता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसकी ज़मीन थोड़ी कमज़ोर हो गई है। ऐसा लगता था कि
नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला कोई नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के नतीजों ने गजब कर दिया। और इस तरह से आप पाते हैं कि ये जो बातें कही जा रही हैं, बातें जो अखिलेश यादव के द्वारा कही जा रही हैं, बातें जो राहुल गांधी के द्वारा कही जा रही हैं, वो ज़मीन तैयार कर रही हैं, जिसमें आने वाले दिनों में विपक्ष कहीं ना कहीं मजबूती से मार्च करता हुआ नजर आ सकता है। आखिर तोड़ क्या है? सरकार के पास इस तरह की राजनीति का तोड़ क्या है? लगातार सरकार सोच रही होगी कि लैटरल एंट्री निकाल करके वापस लेना ये उनकी राजनीति के लिए सही नहीं है। सोच रही होगी कि जिस तरह से ब्रॉडकास्ट बिल को पीछे ले जाना पड़ा ये भी सही नहीं है। सोच रही होगी कि वक्फ बिल पर आखिरकार जेपीसी वाली लाइन उनकी राजनीति को कितनी सूट करती है। ऐसे में आंकड़े तो बढ़ नहीं रहे हैं, तो क्या होने वाला है? नजरें इस पर रहेंगी, क्योंकि ये जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व में फिलहाल विपक्ष 20 पड़ता दिखाई पड़ रहा है। आपको क्या लगता है? आप भी लिखिए, अपने कमेंट्स लिखिए, साझा कीजिए और इस बात को समझिए कि आज की तारीख में ये सेंट्रल क्वेश्चन की तरह भारतीय राजनीति में आ गया है कि कम आंकड़ों के साथ भी विपक्ष आखिरकार क्या देश के मुद्दों पर हावी हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए